हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो पिछले 5 सालों में पूछे गए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों यह सभी भारत से संबंधित सवाल है। भारत और उनके राज्य से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 7वां स्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां स्थान है। अगला सवाल कर रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। ध्यान दीजिए दोस्तों, पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा। अगला सवाल कर रहा है, भारत के उत्तर में कौन कौन देश है? तो दोस्तों चीन है, नेपाल है और भूटान है भारत के उत्तर में। अगला सवाल कर रहा है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। अगला सवाल है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है दोस्तों, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होता है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो वह अरब सागर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर, भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में है। अगला सवाल है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? बताइए, भारत के जो दक्षिण में है वह कौन सा महासागर है? तो आपका हिंद महासागर है। अगला सवाल है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलमरुमध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो वह श्रीलंका से अलग करते हैं दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह कई एग्जामों में पूछे जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है? बताइए, भारत के जो मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो आपका कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से होकर, यानी भारत के बीचों बीच से। अगला सवाल है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? बताइए, भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूछेगा दोस्तों पूर्व से पश्चिम तो 2933। ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण तो 3214 और पूर्व से पश्चिम तो 2933। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो वह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला सवाल है आपका, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो वह अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह 2.42% है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो वह 17% दोस्तों, सिर्फ भारत में निवास करता है। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा कौन कौन से देश लगे हुए? बताइए, भारत की जो स्थल सीमा है कौन कौन देश से लगे हैं? तो वह टोटल 6 देशों से लगे हुए हैं दोस्तों, जो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। इन 6 देश से भारत का स्थल सीमा लगा हुआ है। कितने देशों से? तो 6 देशों से। और पूछेगा दोस्तों जल से कितने देश लगे हैं? तो 5 देश। पूछेगा भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो टोटल 5 देशों से मिलती है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा जल से तो 5 देश, थल से तो 6 देश। अगला सवाल है, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, जो इस प्रकार है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसका याद करने का एक ट्रिक भी है, मित्र पर गामछा छाया, मित्र पर गामछा छाया। जैसे मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, मित्र पर र आ रहा है, र से राजस्थान, मित्र पर गामछा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छाया छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। दोस्तों टोटल इस प्रकार 8 राज्य हो गया। इसको आप लोग याद रखिएगा, मित्र पर गामछा छाया। अगला सवाल कर रहा है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो वह दोस्तों इलाहाबाद के निकट जो नैनी नामक स्थान है वहीं से भारत का मानक समय लिया गया है। अगला सवाल कर रहा है आपका, सौर मंडल क्या है? बताइए दोस्तों सौर मंडल क्या है? तो सौर मंडल एक ऐसा परिवार है जिसमें सूर्य के साथ 8 ग्रह, उनके उपग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह तथा बड़ी संख्या में धूमकेतु शामिल है। अगला सवाल कर रहा है, ग्रह क्या है? तो आपको सरल भाषा में बता दें दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। पूछिए ग्रह किसे कहते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं।
और पूछेगा दोस्तों उपग्रह किसे कहते हैं, तब बताइएगा ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। देखिए दोस्तों सूर्य पूछेगा आपसे ग्रह क्या है, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और उपग्रह पूछेगा तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। और पूछेगा सूर्य क्या है, तो सूर्य एक गैसीय गोला है दोस्तों, इसे हम लोग तारा भी कहते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसे हम लोग तारा भी कहते हैं, एकदम माइंड में सेट रखिए। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है दोस्तों, तो कोर कहलाता है। अगला सवाल करा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होता है, वहीं सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है। अगला सवाल करा है सूर्य के केंद्रीय भाग कोर का तापमान कितना है, बताइए दोस्तों। पूछेगा सूर्य का केंद्रीय भाग कौन है, तो कोर, और कोर का तापमान कितना है, तो मिलियन केल्विन है। कितना है, मिलियन केल्विन। अगला सवाल पूछेगा सबसे पहले किसने बताया कि सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, तो सबसे पहले हंस बेथ ने बताए थे। कौन बताए थे, हंस बेथ। अगला सवाल कर रहा है सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, भाई सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है सूर्य की उम्र कितनी है, तो दोस्तों सूर्य की भी उम्र है जो 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। अगला सवाल कर रहा है सूर्य का व्यास कितना होता है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। सूर्य का व्यास कितना होता है, तो 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास होता है। और पूछेगा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो 110 गुना है। पूछेगा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो 110 गुना है। दोस्तों इसे पता लगा सकते हैं कि वह कितना बड़ा है। अगला सवाल कर रहा है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, बताइए सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा गुना है, तो वह 13 लाख गुना है। दोस्तों जो हम पृथ्वी पर जिस रहते हैं ना, उससे 13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। अब इसे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है। अगला सवाल करा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुँचने में। अगला सवाल है सूर्य की सतह पर कुछ काली रेखाएं दिखाई पड़ती है, इन्हें क्या कहते हैं। देखिए सूर्य की जो सतह पर काली रेखाएं दिखाई पड़ती है उसे हम लोग फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाएं। अगला सवाल करा है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य किरीट। अगला सवाल है सूर्य किरीट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है, तो उसे एक्सरे किरण उत्सर्जित होती है। कौन सी किरण, एक्सरे। किसे उत्सर्जित होती है, तो सूर्य के किरीट से। अगला सवाल है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। और पूछेगा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध। बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, एकदम अपने माइंड में सेट कर लीजिए। बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध। अगला सवाल करा है किन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है, बताइए। खुली आंखों से हम किस 5 ग्रह को देख सकते हैं, तो वह बुध को, शुक्र को, शनि को, बृहस्पति को और मंगल को हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं। अगला सवाल कर रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं, तो वह भावर कहलाते हैं। दोस्तों क्या कहलाते हैं, भावर। अगला सवाल है कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, बताइए। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है, तो वह कच्छ का रण में। कहाँ स्थित है दोस्तों, कच्छ का रण में। अगला सवाल है भारत के कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो वह त्रिपुरा जो है, भारत के जो है यह राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है। कौन राज्य, त्रिपुरा। अगला सवाल कर रहा है भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, बताइए। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, जैसलमेर को कहते हैं। जैसलमेर, जैसलमेर को हम लोग भारत के मरुस्थल की राजधानी कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, बताइए। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है, तो वह मालवा का पठार है। कौन है, मालवा का पठार। अगला सवाल है मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है, बताइए। जो मैकाल का पठार है वह भारत के किस राज्य में है, तो वह छत्तीसगढ़ में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़।
अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसा है दोस्तों। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर किसका नाम है? वैसे छोटा नागपुर किसका नाम है? तो वह रांची का जो पठार है उसका नाम छोटा नागपुर है। कौन सा नाम है? रांची का पठार का छोटा नागपुर नाम है। अगला सवाल कर रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है अन्ना इमुडी। क्या है? अन्ना इमुडी। अगला सवाल है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए भाषा में किया गया। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो वह ग्रीक भाषा में किया गया था सर्वप्रथम। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत के किस द्वीप का अंग था? तो वह जम्बू द्वीप का था। किसका था? जम्बू द्वीप का। अगला सवाल कर रहा है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? वैसे जो आदम का पुल है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो वह भारत और श्रीलंका के बीच जो पुल है उसे हम लोग आदम का पुल कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप है? बताइए, भारतीय क्षेत्र में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप है? तो आपका बैरन एवं नारकोंडम। कौन कौन है? बैरन एवं नारकोंडम भारत क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है। अगला सवाल करा है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? बताइए, जो हैदराबाद है उसका जुड़वा नगर कौन है? तो वह सिकंदराबाद है। कौन है? सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। अगला सवाल है, थार भूमि कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों, थार जो भूमि है वह कहाँ स्थित है? राजस्थान में दोस्तों। और एक और आपको क्वेश्चन बताइए दोस्तों, पूछेगा भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा राज्य है? तो वह राजस्थान ही है। अगला सवाल कर रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? भाई भारत के ऐसा कौन सा राज्य है जो अधिक सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वह उत्तर प्रदेश है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसका राजधानी लखनऊ होता है, जिसको हम लोग नवाबों का शहर बोलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो वहाँ अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वह काला पानी के नाम से जाना जाता था स्वतंत्रता के पहले। अगला सवाल है आपका दोस्तों, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, झांसी जो नगर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजल सुरंग किस राज्य में है? बताइए, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है पीर पंजल वह किस राज्य में है? तो वह जम्मू कश्मीर है दोस्तों। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो वह श्रीनगर है दोस्तों, जहाँ दोस्तों अधिकतर हर दोस्तों ठंड होता है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन। बताइए, भारत की ऐसा कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान और चीन के जो सीमा को है स्पर्श करता है, उससे यानी उसे लगा हुआ है? तो वह सिक्किम का है दोस्तों, सिक्किम का। और सिक्किम का राजधानी गंगटोक होता है। अगला सवाल कर रहा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो वह भी जम्मू कश्मीर में ही है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बताइए, तो उसको आदम का पुल अलग करता है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? बताइए, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं उसका क्रम पूछ रहा है। तो पहले स्थान पर राजस्थान आएगा दोस्तों। हम आपको ऊपर बताया है कि सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर आएगा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। अगला सवाल है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? भाई सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। किस में है? तो मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। अगला सवाल करा है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? बताइए, दक्कन का जो पठार है किन राज्यों में स्थित है? तो वह दक्कन का पठार 6 राज्यों में स्थित है दोस्तों, जो इस प्रकार है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इन 6 राज्य में दोस्तों दक्कन का पठार स्थित है।
अगला सवाल करा है, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? देखो धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो वह कर्नाटक में केवल स्थित है। अगला सवाल है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? देखो जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है वह किस राज्य में स्थित है? तो वह तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल करा है, अनंतरायमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो उसका ऊंचाई है दोस्तों 2695 मीटर यानी 2695 मीटर। अगला सवाल करा है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में दोस्तों, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दोस्तों एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसके बाद से जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अगला सवाल करा है, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? देखिए कौन सी जो नदी है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है? तो वो आपका संकोश नदी है। कौन है? संकोश नदी। अगला सवाल करा है, भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या थे? बताइए, भूवैज्ञानिक के अनुसार जो हिमालय पर्वत पहले क्या थे? तो वह पहले टिथिस नामक समुद्र था। पहले जो टिथिस नामक समुद्र था हिमालय पर्वत। अगला सवाल करा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, आपको पूछेगा भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा दोस्तों सर रेड क्लिफ के नाम से पर बनाया गया है। और दोस्तों पूछेगा यह कब बनाया गया था? तो 15 अगस्त 1947, यानी कि जिस दिन हमारे देश जो आज़ाद हुए से 15 अगस्त 1947 को हमारे देश आज़ाद हुए थे दोस्तों, उसी दिन रेड क्लिफ रेखा का निर्धारित हुआ। अगला सवाल है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर है? बताइए, जो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ वो किन दो राज्यों के तट पर है? तो वह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। अगला सवाल करा है, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? बताइए, केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे बड़ा पतन है वो कौन सा है? तो वह पोर्ट ब्लेयर है। कौन है? पोर्ट ब्लेयर। अगला सवाल करा है, कोलाबा पॉइंट कहाँ है? भाई जो कोलाबा पॉइंट है वो कहाँ है? तो वह मुंबई में स्थित है कोलाबा पॉइंट। अगला सवाल है, डुरंड रेखा जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? तो वह 1896 में निर्धारित किया गया था। कब किया गया था? 1896 में। अगला सवाल है, और बता दें जो डुरंड रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर डुरंड रेखा है। पूछेगा भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो डुरंड रेखा। और कब निर्धारित किया गया था? तो 1896 में। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल करा है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह बुल्लर झील है। दोस्तों ये पूछा था सबसे बड़ा झील तो चिल्का झील, और मीठे पानी का सबसे बड़ा झील तो उल्लर झील। अगला सवाल है, उल्लर झील भारत के किस राज्य में है? देखो तो वह जम्मू कश्मीर में है। उल्लर झील जो है बुल्लर झील भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल करा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह सांभर झील है। दोस्तों कौन सी है? सांभर झील। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए दोस्तों झील से जितने संबंधित क्वेश्चन थे मैंने बता दिए। अगला सवाल करा है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो वह 5 घंटा 50 मिनट का अंतर है। कितना अंतर है? 5 घंटा 50 मिनट। अगला सवाल है 82 नंबर, भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित कितनी है? बताइए, पूछ रहा है द्वीप समूह है उसके सहिते यानी उसको मिलाकर कुल तट रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो कुल पूछेगा दोस्तों तो 7516 किलोमीटर। बताइए कितना? 7516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो वह 28.8% भाग पर। कितने पर? 28.8%। देखिए दोस्तों सपना वो नहीं होता है जो सो कर देखा जाए, सपना वो होता है जो जग कर देखा जाता है, और सपना वो नहीं होता है। देखिए जो अगर आपका सपना पूरा करना है दोस्तों तो आपको सोना बहुत कम पड़ेगा और पढ़ाई पर बहुत ही अधिक ध्यान देना होगा। और दोस्तों
ये जो है ना मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, इस सभी को दोस्तों आप लोग बंद कर दीजिए और अपने पढ़ाई पर, अपने लक्ष्य को बनाने में लग जाइए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप एक सक्सेस इंसान होइएगा ना, तभी दोस्तों आपका जो है ना, जो समाज में या गांव में आपका जो वैल्यू बढ़ेगा। इसीलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग दोस्तों जितने भी टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं ना, उन सभी टाइमों को दोस्तों अपने कीमती समय को अपने जीवन के सफल में एकदम उसको व्यतीत कर दीजिए और आपके जीवन को बनाने में उसे लगा दीजिए। अगला सवाल करा है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत पर मैदानी विस्तार है? बताइए, संपूर्ण भारत के माने पूरे भारत के कितने प्रतिशत पर मैदान विस्तार है? तो 44% पर। इसके राइट आंसर होगा 44%। अगला सवाल करा है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह 9 राज्य है जो समुद्र तट वाले राज्यों की संख्या है, कितना है? 9। अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात की है। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। अगला सवाल है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा के। पूछेगा दोस्तों सबसे बड़ा किसका है? तो बताइएगा गुजरात के। और सबसे छोटा तट रेखा समुद्र का? तो गोवा के। अगला सवाल है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? देखो, भारत की जो स्थल सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे ज़्यादा किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल करा आपका, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के जो पूर्वी तट है उसको हम लोग कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। किसको? कोरोमंडल तट के नाम से। अगला सवाल है, कोकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो वह गोवा से दमन तक स्थित है कोकण तट। अगला सवाल है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? जो कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो वो आपका रामेश्वरम है। इसका राइट आंसर है रामेश्वरम। अगला सवाल करा है, लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग एकदम माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। तो उसमें टोटल 36 द्वीप है। लक्षद्वीप में समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। अगला सवाल है, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीपों पर। टोटल कितना द्वीप है? तो 36। और पूछेगा कितने पर मानव वास कर सकते हैं, यानी निवास यानी रह सकता है? तो 10 द्वीप पर। अगला सवाल है, भारत के किस स्थापना का सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? बताइए, भारत के किस स्थापन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन। राइट आंसर है सियाचिन के जब स्थापन हुआ था उसको हम लोग सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल करा है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? बताइए, जो जम्मू कश्मीर में का कौन सा हिस्सा है जो चीन के अधिकार में है? अक्साई चीन वो कहलाता है, अक्साई चीन कहलाता है। अगला सवाल करा है, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है? बताइए, भारत में शीत मरुस्थल कहाँ पर है? तो वह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। अगला सवाल करा है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए। तो भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश दादर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो वह गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है। कौन स्थित है? तो दादर हवेली। आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? बताइए, नेफा के नाम से किसको जाना जाता था? तो वह अरुणाचल प्रदेश को हम लोग पहले नेफा के नाम से जानते थे दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप लोग कमेंट में जय हिंद जरूर लिख कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, मुझे है ना मोटिवेट मिलता है दोस्तों, क्योंकि हम एक देशभक्त टीचर है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।